सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईएनएच पर नए महापौर में। आईएनएच पर नए महापौर की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू होने जा रहे हैं जिसके पास एक ऐतिहासिक पारिवारिक विरासत है। विंध्य क्षेत्र में यह परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। राजनीति से ज्यादा सामाजिक क्षेत्र में इनकी सक्रियता को हमेशा सराहा गया। अपने पिता की तरह ही यह शख्स भी न केवल जनता के स्तर पर बल्कि हर स्तर पर अपनी योग्यता, अपनी विनम्रता, अपनी क्षमता के लिए सराहा गया। हम बात कर रहे हैं हालिया संपन्न नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत सतना से महापौर पद पर निर्वाचित हुए योगेश ताम्रकार की। योगेश ताम्रकार एक सफल व्यवसायी, एक सफल स्वयंसेवक, एक सफल भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रखते हैं। उनके पिता शंकर प्रसाद जी ताम्रकार विंध्य अंचल में एक बेहद सम्मानित नाम रहा। सतना के नगर पालिका अध्यक्ष भी वह रहे, संघ से जुड़े रहे। संघ के तमाम प्रकल्प उनके संयोजन में, उनके निर्देशन में आकार लिए। उस परंपरा को योगेश ताम्रकार भी आगे बढ़ाते आए। यह पहला मौका रहा जब वह सीधे तौर पर जनता के बीच अपने कार्यों का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उतरे और एक प्रचंड बहुमत के साथ निर्वाचित हुए। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर योगेश ताम्रकार इस सफलता के मुकाम तक कैसे पहुंचे और अब जब सतना के प्रथम नागरिक के तौर पर जनता ने उन पर विश्वास जताया है तो आने वाले समय के लिए उनकी सोच, उनकी दृष्टि क्या है। तो सीधे रुक करते हैं सतना का, जहां पर योगेश ताम्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में और सबसे पहले बधाई इस ऐतिहासिक सफलता की। पर जानने में हमारी दिलचस्पी है योगेश जी कि एक पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यवसाय के तौर पर एक लंबा चौड़ा काम, फिर संघ के स्वयंसेवक के तौर पर इतने सारे प्रकल्पों की जिम्मेदारी है और उसके बीच में सियासत में भी सक्रियता, संतुलन कैसे बनाया? मेरा अपना मानना यह है कि जो जितना व्यस्त है वही समय का नियोजन भी कर सकता है जी। और ये मेरे को विरासत में संघ से मिला और पूज्य पिताजी के संस्कारों से जी। मुझे ये सब हासिल हुआ है। जी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है सब में तालमेल बैठाने में। जी। समय का थोड़ा सा तालमेल बैठाना ये संघ के माध्यम से सीखा है। बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ जी। इसलिए कभी कोई असुविधा नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती जी। कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस बार भाजपा को बड़ी दिक्कत रही मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में। तमाम नगर निगम जो ऐतिहासिक रूप से भाजपा जीतती आ रही थी, इस बार बड़े बड़े शहरों में उसे हार का सामना करना पड़ा। उस कतार में सतना का नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सतना को विजयश्री प्राप्त हुई है जी। देखिए, बाकी जगह का तो मेरे पास कोई विश्लेषण नहीं है। मैं सतना के बारे में ये कह सकता हूँ जी कि सतना में जब से मेरे नाम की चर्चा आई, ये सब जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महापौर का पद का प्रत्याशी घोषित किया जी, अभूतपूर्व उत्साह सतना में देखने को मिला जी। मतलब मुझे भी कल्पना नहीं थी कि लोगों ने जिस प्रकार का उत्साह मेरे को देखने को मिला जी। जिस समय प्रचार में जाता था जी। तो मेरे साथ अपने आप बिना प्लानिंग के 100, 150, 200 लोग मेरे साथ चलते थे एक एक वार्ड के प्रचार में जी। बहुत से लोग तो मेरे इंतजार करते थे कि आएंगे और मेरी आरती उतारते थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना अभूतपूर्व आशीर्वाद मेरे को सतना की जनता देगी। और ये कहीं ना कहीं मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, मेरे पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से मुझे ये सब स्नेह और आशीर्वाद मिला है। जनता के स्तर पर तो तमाम जगह से समर्थन मिला, ये तो हम भी देख रहे थे। पर भाजपा के अंदर कुछ लोग थे जो कपड़े फाड़ रहे थे। क्षेत्रीय सांसद के भाई आपके खिलाफ बगावत की आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे, फिर भी आप ऐसी जीत हासिल कर गए, तो थोड़ा अचरज है। इस बार रोशनी दीजिए ना। जिस सीट को 3 साल पहले हुए संपन्न चुनाव में भाजपा ने हारा था, उस सीट पर आप उसी शख्स को हराकर प्रचंड बहुमत से जीते, कहानी क्या है? इसमें देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 बातें मेरे ध्यान में आती हैं जी। पहली बात जो ध्यान में आती है, जो आपने सांसद जी के भाई की बात की है जी। 4 से 5 लोग सतना में महापौर पद की टिकट मांग रहे थे जी। और ये बड़ी सामान्य सी बात है कि जिसको टिकट नहीं मिलती है उसके मन में थोड़ा सा आक्रोश, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा गुस्सा रहता है जी। कहीं ना कहीं सांसद जी के भाई साहब ने जो किया जी, वो उसी का एक उनका क्या कहना चाहिए, उनके जो मन के भाव थे उन्होंने अपने प्रकट किए। और जैसा हमेशा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, एक परिवार की तरह हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं और उसको हर विषय को बात करके हल कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए तो कोई दिक्कत मेरे को हुई नहीं, हम लोग बैठकर सब आपस में निपटा लिए।
नहीं, आपने निपटा लिया, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस को आपने निपटा दिया या सईद अहमद की बगावत ने निपटा दिया? इस पर भी कोई दृष्टि आपके माध्यम से मिले। तेवर आपके यहाँ भी दिखाई दिए, तेवर सामने वाले के भी दिखाई दिए, पर तेवर दिखाते दिखाते वो मैदान में भी दिखाई दिए, तो थोड़ा इस पर भी आपकी तरफ से टिप्पणी है? हिमांशु जी, मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस के विषय में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जो मेरे हिसाब से पहली गलती की वो एक सिटिंग एमएलए को जी महापौर का टिकट दिया। उसके कारण से जो कांग्रेस के बागी प्रत्याशी थे जी जो बसपा से चुनाव लड़े, भाई सईद अहमद जी, जी तो सभी के मन में गुस्सा था कि क्या एक ही व्यक्ति से पूरी पार्टी चलेगी। जी पहला जो गुस्से के कारण मुझे समझ में आया। जी दूसरा, जैसे ही महापौर की टिकट फाइनल हुई सतना से कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू की, जी उसके साथ ही उन्होंने एक और आदेश जारी किया कांग्रेस ने कि पूरे मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष होंगे सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू। जी फिर इसके पश्चात एक और निर्णय गलत कांग्रेस ने किया जिसमें उन्होंने पूरे 45 वार्ड के पार्षदों को टिकट बांटने की जवाबदारी एक व्यक्ति को सौंप दी, वो थे सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी एक ही व्यक्ति को एमएलए बनाएगी, एक ही व्यक्ति को महापौर बनाएगी, एक ही व्यक्ति को टिकट बांटने का अधिकार देगी, एक ही व्यक्ति को मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाएगी। इन सब बातों के कारण से कहीं न कहीं कांग्रेस में बगावत की बात आई और सईद अहमद जी नाराज होकर खड़े हुए और कांग्रेस के बाकी जो नाराज लोग थे उन्होंने शहीद भाई का प्रचार किया और उसके कारण से कहीं न कहीं यह स्थिति निर्मित हुई, ऐसा मेरा मानना है। तो कांग्रेस के संदर्भ में हम बात नहीं करते हैं, अब हम वापस भाजपा के संदर्भ में बात करते हैं। प्रदेश सरकार के कामकाज के मूल्यांकन की दृष्टि से ये चुनाव देखा जा रहा था। विंध्य क्षेत्र ने 3 साल पहले भी भाजपा का काफ़ी साथ दिया था, लेकिन इस बार परिणाम परस्पर विरोधी रहा। रीवा में भाजपा हार गई आश्चर्यजनक रूप से 25 साल बाद, और वहीं सतना में आप प्रचंड बहुमत से जीते। इसे भाजपा की जीत के तौर पर देखें या ताम्रकर परिवार की जीत के तौर पर देखें? क्या शंकर प्रसाद जी की पुण्याई और योगेश ताम्रकार का पिछले 3 दशक का काम इस परिवर्तन की लहर को सफल नहीं होने दिया? किस रूप में देखें हम, क्योंकि रीवा का परिणाम चौंकाता है। जैसा भी आपने कहा, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पूज्य पिताजी की पुण्याई थी उसका लाभ मेरे को उनके 7 साल हो गए हुए, उसके बावजूद मुझे मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रांत में उनका नाम बड़े सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है। मैंने भी प्रयास किया है उन्हीं के पदचिन्हों में चलते हुए और समाज सेवा करता रहूं। और मैंने पिछले 30 साल, आप बोल रहे हैं, मैं 40 साल मेरे को सार्वजनिक जीवन में हो गया और समाज सेवा ही करने का एक प्रण लिया था। और अभी 2-4 महीने पहले तक भी कुछ ऐसे समाज सेवी काम किए जिसको जनता ने स्वीकार किया और मेरे को अपने भारी बहुमत से विजय श्री मेरे को दिलवाई। उसके पीछे एक बड़ा कारण जो समाज सेवा में जुड़े रहना, वो एक बड़ा कारण है। जहां तक रीवा की बात आप कर रहे हैं, मैं उसके बारे में भी मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम, लेकिन जो कार्यकर्ताओं से मेरे को जानकारी मिली, जो टिकट वितरण की बात थी उससे कुछ कार्यकर्ता नाराज थे। हो सकता है ये कारण रीवा का बना हो। मैं इसके बारे में अभी कुछ बताने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी डिटेल बातचीत नहीं हुई है। चलिए, अब हम सतना शहर के संदर्भ में बात करते हैं जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली है। सतना एक औद्योगिक शहर है, लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर इसके बावजूद भी लोग महसूस करते हैं कि सतना विकास की दौड़ में उस कदर नहीं रहा जैसा अन्य बड़े शहर दिखाई देते हैं। क्या चुनौतियां देख पाते हैं? क्योंकि आपके पास तो हर क्षेत्र का अनुभव है, समाज के हर वर्ग से आपका ताल्लुक है। सतना को लेकर क्या दृष्टिकोण है योगेश ताम्रकार जी का? सतना में एक चीज आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। सतना को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 100 स्मार्ट सिटी शहर घोषित किए, उसमें सतना भी एक, सतना शहर को भी स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया और सतना को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है जी। मुझे लगता है कि एक सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग, मैं भी उसका पार्ट रहा हूं, उस समिति का मैं भी सदस्य रहा हूं जी। जो काम अभी चल रहे हैं, चालू हुए हैं, वो लगभग 150 से 200 करोड़ के काम हैं जी। जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे और जो बैलेंस की राशि
स्मार्ट सिटी की है, जो नगर निगम को ट्रांसफर हो गई है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली है जी। उसके माध्यम से सतना का विकास अगले 5 साल तो बहुत है, मुझे लगता है 2 साल के अंदर ही हमको एक बहुत बड़ा परिवर्तन सतना में डेवलप्ड सतना जी के रूप में दिखने लगेगा और बहुत स्कोप है करने के लिए, और उसमें मैं सफल होऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप काम करने की जरूरत महसूस करते हैं योगेश जी? मुझे लगता है कि इसको एक लाइन में नहीं बांधा जा सकता इस विषय को। अगर मैं बात करूं पर्यावरण की जी तो सतना औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है और सतना में सीमेंट फैक्ट्रियां पर्याप्त मात्रा में है जी उस हिसाब से पर्यावरण की रक्षा के लिए जो प्लांटेशन होना चाहिए, लोगों के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए प्लांटेशन को लेकर, जी पर्यावरण को लेकर, हमारे लिए लक्ष्य है इंदौर। जी स्वच्छता को लेकर इंदौर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। जी मुझे लगता है कि सतना में भी जनता के माध्यम से नियम बनाकर, कड़ाई करके, डंडा चला के ये सब नहीं हो सकता। जी एक एक व्यक्ति में जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी कि मेरा शहर है, इसको साफ रखना मेरी जवाबदारी है, तब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे। तो स्वच्छता के नाम पर हम इंदौर को टारगेट लेकर और सतना को उस समान बनाने का प्रयास करेंगे। तो स्वच्छता में, पर्यावरण में। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि एजुकेशन के मामले में जी आज हमारा सतना के रीवा संभाग की बात करें, सतना की बात करें, एक सामान्य मध्यम स्तर का या गरीबी रेखा के नीचे का जो परिवार है, उसके बच्चे सतना से बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं जी उसमें उनको अतिरिक्त आर्थिक बोझ आता है। वो पैसे के रूप में रहता है, घर के रूप में रहता है, भोजन की व्यवस्था करना है। तो मेरा प्रयास रहता है कि एजुकेशन को हम एक बहुत बड़ा यहाँ पर हब स्थापित करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे सतना के बच्चों को भोपाल, इंदौर, कोटा, इन सब स्थानों पर नहीं जाना पड़े। एक अच्छा एजुकेशन सेंटर के रूप में हम बनाएंगे। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को लेकर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं जी सतना में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मेरी योजना है, क्योंकि हर पढ़ा लिखे व्यक्ति को हम जॉब नहीं दे सकते आज जी लेकिन एक स्पोर्ट्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है, खेल कूद में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर भोपाल के पास का एक बालक पूरे विश्व में जाकर और गोल्ड ला सकता है और उसको 2 करोड़ की राशि सरकार दे सकती है, तो वो सामान्य परिवार का ही बालक था। जी ऐसे टैलेंट हमारे सतना में भी है, पूरे मध्य प्रदेश में है। मेरा प्रयास रहेगा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर उनको हम इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी सतना में देके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम अपने यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाएं, ये मेरा प्रयास रहेगा। मेडिकल के लाइन में, मेडिकल क्षेत्र में सतना को मेडिकल कॉलेज की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। हमारा वो मेडिकल कॉलेज 2 महीने में चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेडिकल लाइन में भी सतना एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हम प्रयास करेंगे कि हमारा इस क्षेत्र डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाए। आप बहुत सारे क्षेत्रों के संदर्भ में काम करने के लिए बात कर रहे हैं, पर ऐसे काम करने के लिए सबके सहयोग की जरूरत होती है। पर विंध्य क्षेत्र की संदर्भ में बात करें, जिसमें सतना भी शामिल है, लोगों का परस्पर टकराव का एक लंबा इतिहास है। राजनीतिक दलों के बीच में, जातियों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, सबके बीच में समन्वय कैसे बिठाएंगे योगेश जी? मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं है जी क्योंकि पहले अपने अहम को पीछे रखना पड़ता है जी अगर हमको कोई भी हम काम कर रहे हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में एक सामान्य स्वभाव रहता है मनुष्य का जी कि इसका श्रेय मुझको मिल जाए। जी मुझे लगता है मेरे साथ ये विषय नहीं रहेगा। मैं पूरे ग्रुप को इसका श्रेय दूंगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो। अगर वो सतना जिले का जनप्रतिनिधि है जी तो ये मिले जुले प्रयास से ही ये सब संभव होगा। तो सबको कोऑर्डिनेशन में, सबको कोऑर्डिनेट करके समन्वय बैठा के काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब तालमेल बैठा के काम करेंगे तो ये सभी मिलकर विकास करेंगे और मैं उसमें सफल रहूंगा, ये मुझे विश्वास है। तो आप 1 साल के बाद में सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए इतनी मदद क्यों करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि इतना सब काम करेंगे, इतना बढ़िया काम करके दिखाएंगे। 1 साल बाद आपके साथ अभी चुनाव लड़े सिद्धार्थ कुशवाहा फिर मैदान में होंगे, तो आप उनकी मदद करने के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं योगेश जी? मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों की सरकार है प्रदेश की और केंद्र की, उनकी योजनाओं को नीचे उतारूंगा और सभी के साथ तालमेल बैठा के और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। अब आप मेरे पर विश्वास करिए।
तो आपसे समझना ये चाहता हूँ योगेश जी, आपके पास में दोहरा दायित्व हो गया है। एक तरफ आप सतना के प्रथम नागरिक चुन लिए गए हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी आप पे बड़ा भरोसा है, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पे हैं आप हैं। उस दायित्व का निर्वहन कैसे करेंगे? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर बना रहना चाहेंगे या आप केवल सतना की सियासत में ही हम योगेश ताम्रकाड़ जी को सक्रिय देखेंगे? दो बातें हैं, दोनों एकदम अलग हैं जी। मुझे जनता ने महापौर चुना है जी। इसलिए वो मेरा प्रथम दायित्व है कि मैं जनता के आशाओं पर, उनके विश्वास पर खरा उतरूं। जी। जहां तक प्रदेश उपाध्यक्ष का विषय है, ये प्रदेश संगठन तय करेगा। जो संगठन का निर्णय रहेगा वो मुझे स्वीकार होगा। अगर वो रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो मुझे मंजूर है। अगर वो कहते हैं कि नहीं एक दायित्व में रहना है तो मैं खुशी खुशी संगठन के निर्णय को स्वीकार करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं प्रदेश के बाकी मसलों पर बात कर रहा हूं तो आप मुझे बार बार कहते रहे हैं कि इसकी मुझे अभी बहुत जानकारी नहीं है। इवन रीवा के संदर्भ में भी आप यही कह के बच ले रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष के जिम्मेदार पद पर है, अपनी पार्टी की इस पराजय के संदर्भ में इतने समय बाद भी कोई राय नहीं रख रहा है, तो थोड़ा अचंभा हो रहा है। योगेश जी आहत नहीं है, योगेश जी दुखी नहीं है इस बात को लेकर कि कहाँ 2015 में हमने सभी 16 सीटें जीती थी और इस बार देखो ना क्या हो गया। ग्वालियर 57 साल बाद हार गए, 25 साल बाद जबलपुर हार गए, 25 साल बाद रीवा हार गए, कटनी में निर्दलीय ने जो है सड़क पर खड़ा कर दिया। तो इस बात को लेकर योगेश जी का मन आहत नहीं है, दुखी नहीं है, क्लांत नहीं है वाकई? नहीं, ऐसा नहीं है जी। निश्चित रूप से 16 सीटों में से 9 भाजपा की आई हैं जी और बाकी निर्दलीय और कांग्रेस की सीटें आई हैं। इसको लेकर मैं दुखी हूं, लेकिन ये मेरा निर्णय नहीं है जी। ये जनता ने निर्णय किया है। सतना की जनता ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया है। बाकी जगह मैंडेट नहीं आया है। जब तक उसकी बैठक में बैठकर चर्चा नहीं हो, विश्लेषण नहीं हो, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं कि मैं उसके में कोई टिप्पणी करूं। जी, लेकिन एक विचारवान राजनीतिज्ञ आप हैं, एक वैचारिक पृष्ठभूमि आपके पास में है, तो आपके जहन में विचार तो आता होगा कि यार ये क्या हो गया। इतना अच्छा काम देश में हो रहा है आपके अनुसार नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, इतना अच्छा काम प्रदेश में हो रहा है माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, इतना बढ़िया संगठन चल रहा है देश में जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, प्रदेश में वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, फिर भी 16 में से 7 नगर निगम में पराजय हिस्से में आई है। तो प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पर बैठे हुए सम्माननीय योगेश ताम्रकाड़ जी क्या एक सप्ताह बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, कोई विचार नहीं बनाए हैं, कोई मीमांसा नहीं किए हैं? ऐसे विचारहीन व्यक्ति तो आप नहीं है योगेश जी, ऐसी आपकी पहचान नहीं है। नहीं, विचारहीनता का विषय नहीं है जी। ये संगठन का मामला है और मैं कोई ना कोई निश्चित रूप से कमी रही होगी, उस कमी को हम अपने परिवार में बैठ के तय करेंगे। मीडिया में कमेंट करना उचित नहीं है। तो मीडिया में अभी इस संदर्भ में बात नहीं करना चाहते। तो मैं आखिरी सवाल पर जाता हूं योगेश जी आपके पास कि इस सफलता के बाद 2023 को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकाड़ देखते हैं? ये सवाल आपसे इसलिए है कि 2018 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में उतना जनमत जुटाने में नाकाम रही जिसमें स्पष्ट बहुमत की सरकार बन पाती। अतीत का यह अनुभव भविष्य को लेकर कितना सचेत कर रहा है और इसके संदर्भ में योगेश ताम्रकाड़ जी की दृष्टि क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट है 2023 हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। जी। पहली बात तो कोई भी चुनाव, अभी मैंने महापौरी का चुनाव लड़ा है, मेरे साथ 45 पार्षद लड़े। जी। पार्षद का चुनाव भी चुनौती वाला है, विधायक का चुनाव भी चुनौती वाला है, सांसद का चुनाव भी, कोई भी चुनाव हो चुनौती है। जी। और अभी महापौर के चुनाव में जिस प्रकार का कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमको निराशा आई है, हाथ लगी है, 16 में से 7 सीटें हमने लूज की हैं। तो 2023 के पहले उसको चिंतन मनन करके और उसकी क्या हमारी चूक हुई है, आत्मचिंतन आत्मविश्लेषण करना ही पड़ेगा और उसके आधार पर विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे और 2023 में हम कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएं, इसकी योजना करके हम काम करेंगे और सफल होंगे। तो एक योजना बनाकर काम करेंगे और सफल होंगे। अब आखिरी मौका इस संदर्भ में जो कार्यक्रम के तहत है योगेश जी, वो सीधे सतना की जनता से संवाद करने का है। जिस प्रकार का समर्थन आपको मिला, जिस प्रकार की सफलता इस चुनाव में मिली, सतना की जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? योगेश जी, आपकी बात सीधे जनता के साथ। सतना की जनता को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चुनाव योगेश ताम्रकाड़ का चेहरा और योगेश ताम्रकाड़ का नाम था, लेकिन ये चुनाव को पूरी जनता ने लड़ा है। मैंने देखा है जनता को, उस उत्साह को मैंने देखा है जो जनता मेरे लिए लड़ रही थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता ने मेरे को इतने भारी बहुमत से जिताया है। मैं अगले 5 साल में जनता की आशाओं पर खरा उतरूंगा। जनता की पूरी उम्मीद है कि सतना विकास के नाम पर बहुत आगे जाए। तो ये थे हमारे साथ में सतना के नवनिर्वाचित महापौर योगेश ताम्रकाड़ जी, जिनका मानना है कि जनता ने उन पर विश्वास जताया और अब उनकी जिम्मेदारी है कि अगले 5 साल में वो ऐसा काम करके दिखाएं ताकि जनता को ये यकीन हो कि उन्होंने उनके विश्वास को कायम रखा। देखने में दिलचस्पी रहेगी अगले 5 साल के कामकाज को लेकर कि क्या योगेश ताम्रकाड़ जनता के भरोसे को कायम रख पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि 2023 का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ सोचने के लिए विवश किया है। हम समय रहते ऐसे कदम उठाएंगे जिसके चलते 2023 में हम एक प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए महापौर से। मुझे दीजिए इजाजत। प्रणाम।